बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक रात के अंधेरे में जादूगरनी की आवाज सुनाई दी। सामने मौजूद कब्रिस्तान में जाकर ये चीजें किसी कब्र में दबा दो। और फिर कब्रिस्तान में जो मंजर रोनुमा हुआ, एक अजीबो-गरीब जादू कहानी जिसे सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खूनी अंजाम कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन मजीद कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। सबा अपने मोहल्ले की अल्लड़ मुटियार थी। वो जिधर से भी गुजरती तो लड़के इसको हसरत से देखते। सबा भी अपने हुस्न पर बहुत ज्यादा नाज करती थी। दौलत की कोई कमी न थी, जिसकी वजह से वो लोगों की कदर भी भूल गई थी। वो बहुत ज्यादा हसीन थी। लंबी बाल खाती हुई नागन जैसी जुल्फे, जवानी इस पर टूट कर बरसी थी। झील से गहरी आंखें, कसा कसा जिस्म जो कि लड़कों को बेचैन कर देता था। एक रोज सबा ना जाने किन ख्यालों में क्लास के दरवाजे के पास खड़ी थी कि इतने में इसने देखा कि एक लड़का आया जिसका नाम रज़ा था। वो सर जमील के पास आया था, जो कि चंद मिनट सर जमील की मेज पर झुका रहा और फिर रजिस्टर लेकर वापिस चला गया। और सबा का दिल तड़प कर रह गया। सबा का दिल भी रज़ा के पीछे चला गया था। मजबूत जिस्म, ऊंचे लंबे कद और कशादा पेशानी जो कि हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। आज पहली बार सबा अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। बुझे दिल के साथ क्लास रूम में दाखिल हो गई। फिर इसने किताब खोली तो रज़ा का चेहरा किताब के सफ़े पर नजर आने लगा और इसके साथ ही इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो रज़ा के ख्यालों में दुनिया माफिया से बेखबर थी। कब छुट्टी के लिए घंटी बजी इसे पता न चला और क्लास की सारी लड़कियां अपने घर को चलता बनी। फिर साथ बैठी लड़की ने सबा को कंधे से हिलाया, भाई छुट्टी हो गई है और तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो। ये सुनते ही इसने साथ वाली लड़की को बगौर देखा और कुछ बोले बगैर अपना बैग उठाया और ख्यालों में खोए खोए से अंदाज में कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ चली गई। पूरे रास्ते वो रज़ा के ख्यालों में उलझी रही। सबा अब बिला नागा क्लास में और क्लास से बाहर रज़ा के ख्यालों में गलता होते हुए इसके सामने आने लगी, मगर वो नजर झुकाकर अपनी राह निकल जाता। फिर वक्त के साथ सबा के दिल में रज़ा के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, मगर रज़ा जो कि आंख उठाकर भी सबा की तरफ देखना गवारा नहीं करता था, जैसे कि इसके सामने कोई मौजूद ही नहीं है। सबा ने आहिस्ता आहिस्ता रज़ा के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी तो पता चला कि रज़ा का गरीब घराने से ताल्लुक है और ना ही रज़ा का कोई भाई है और ना ही कोई बहन है और वालिद भी कुछ माह पहले वफात पा चुके हैं। रज़ा और इसकी वालदा एक छोटे से मकान में रहते हैं। रज़ा फर्स्ट टाइम कॉलेज और छुट्टी के बाद एक वर्कशॉप में काम करता था और इस तरह इसके घर का गुजारा होता था। तमाम मालूमात हासिल होने के बाद सबा को रज़ा पर बड़ा तरस आया तो सबा ने अपने अब्बू से बात की, बाबा मेरा एक क्लास फेलो है जो अपने वालिद की वफात के बाद नौकरी की तलाश में है। पापा प्लीज आप इसे कोई अच्छी सी नौकरी अपनी फैक्ट्री में दे दे। ये सुनकर सबा के पापा मुस्कुराने लगे और सबा की पेशानी पर बोसा देते हुए कहने लगे, कल इससे कहना कि 3 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाए। ये सुनकर सबा खुशी खुशी अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि कल रज़ा को किस तरह मनाऊंगी। वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। बस रज़ा के बारे में सोचते हुए जाने कब वो नींद की वादी में पहुंच गई। सुबह उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंच गई। इसको पार्क में रज़ा नजर आ गया। सबा के कदम तेजी से उठने लगे। जल्दी जल्दी इसके पास गई और बोली, रज़ा क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? इधर उधर की बातों के बाद पूछा। ये सुनकर रज़ा बोला, आप मुझे क्या नौकरी दिला सकती हैं? सबा दिल ही दिल में खुश होने लगी और फिर जल्दी से बोली, फला फैक्ट्री में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी जिससे तुम्हारी तालीम और घर का खर्च आराम से चलेगा और हाँ फैक्ट्री का टाइम 3 बजे से 8 बजे तक होगा। ये सुनकर रज़ा बहुत खुश हुआ और इसने जल्दी से हाँ कर दी तो सबा बोली, आज ही कॉलेज टाइम के बाद तुम मेरे साथ चलना। और ये बोलकर वो एक सहेली के पास चली गई
पूरे 3 बजे रजा इसकी गाड़ी के पास खड़ा था और फिर चंद मिनट बाद सबा आई और इसने रजा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गई। इसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को एक तरफ तेजी से भगाने लगी। कोई आधा घंटे बाद इसने मतलूबा फैक्ट्री के गेट के सामने गाड़ी रोकी तो चौकीदार ने गेट खोल दिया तो वो गाड़ी को फैक्ट्री के अंदर ले गई। सबा के पापा रजा को काम के बारे में बताने लगे और रजा शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी जगह से उठा और सबा के पापा से मुसाफा करता हुआ दूसरे दिन फैक्ट्री आने का वादा करके घर आ गया। दूसरे दिन से सबा भी फैक्ट्री आने लगी और ऑफिस टाइम में रजा के साथ थोड़ी बहुत गपशप हो जाती। एक दिन रजा ऑफिस नहीं गया तो सबा ने मैनेजर से पूछा रजा क्यों नहीं आया, तो इससे बताया गया कि रजा की वालदा की तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो आज काम पर नहीं आया। रजा को सबा ने कॉल की और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही इससे पता चला कि रजा की वालदा वफात पा गई हैं। उस वक्त रजा जोरों कतार रो रहा था। सबा ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और तसल्ली दी। खैर खफन दफन के बाद रजा गमज़दा था। वो हर वक्त अफसुर्दा रहने लगा, लेकिन रोजाना सबा इसके पास आती और इसका दिल बहलाती और इस तरह रजा का गम वक्त के साथ साथ कम होने लगा। और फिर एक रोज सबा ने इरादा किया कि वो रजा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और जब ऑफिस गई तो इससे पता चला कि आज खाला की लड़की से रजा का निकाह हो रहा है, लिहाजा वो 2 दिन अपनी ड्यूटी पर नहीं आएगा। ये सुनते ही सबा गम के समंदर में गोता सान हो गई। इसका दिल ऑफिस में नहीं लगा और वो फौरन घर आ गई और बिस्तर पर गिरकर जोरों कतार रोने लगी और खूब रोई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। इसके वालिदैन इसको समझाते मगर एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक सुबह बाथरूम से बाहर आई तो सामने रजा को पाकर दंग रह गई, क्योंकि रजा के हाथ में एक प्यारा सा गुलदस्ता था। सबा शशो पंज में थी कि रजा ने गुलदस्ता सबा की तरफ बढ़ाया और जब सबा ने गुलदस्ता पकड़ा और साथ ही रजा की शादी का कार्ड था, रजा ने शरारत से कहा मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए आज कार्ड लेकर आया हूँ, कल मेरी शादी है, जरूर आना। और ये कहते हुए रजा चला गया और सबा पत्थर की मूर्ति बनी अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। फिर इसकी आंखें सावन बादों बन गई। क्या मैं अपनी आंखों के सामने रजा को किसी और का होते हुए देख सकूंगी? नहीं रजा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसकी जान ले लूंगी जो मेरी जगह लेगा। और फिर इसी सोच के साथ उठी और शादी में जाने की तैयारी करने लगी। सुबह सुबह सबा की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और रुख रजा के घर की तरफ था और आंखें जो सावन की तरह टूटकर बरस रही थी। उसी वक्त इसकी नजर सामने एक बोर्ड पर पड़ी जो सड़क के दाएं साइड पर लगा था। हर किस्म के मसाइल के लिए तशरीफ लाएं, किसी की शादी रोकनी हो या किसी से शादी करनी हो, मिनटों में काम होगा, आजमाइश शर्त है। सबा ने गाड़ी रजा के घर की बजाय उसी तरफ मोड़ दी। उस मकान के सामने गाड़ी रोककर मकान के अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी जिसका लिबास काले रंग का था। इसने सबा को देखते हुए कहा सही जगह पर आई है, तुझे तेरे मन की मुराद मिल जाएगी, तेरा काम जरूर होगा, किसी के लिए बेकरार है तू। सबा ने बुढ़िया गंगा को सारी दास्तान सुनाई और जोरों कतार रोने लगी। सबा का हाथ पकड़ते हुए बुढ़िया कहने लगी परेशान ना हो, इसका भी हल है, जिसके लिए तुझे 50,000 रुपए देना होगा। तेरा महबूब तेरे कदमों में होगा और तुझे सबसे अजीज की बलि देनी होगी और 3 दिन एक चिला करना होगा। अगर ये तुम्हें मंजूर हो तो कल आ जाना और 50,000 लेते आना। ये सुनकर सबा गाड़ी में बैठी और घर वापिस आ गई और इसके बारे में सोचने लगी और फिर बुढ़िया गंगा के पास न गई। तकरीबन 1 साल गुजर गया, लेकिन रजा को पाने का जुनून सबा के दिल में कम नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ इसके दिल में रजा को हासिल करने की ख्वाहिश मजीद बढ़ गई। तो एक रोज 50,000 लिए और गंगा की खिदमत में हाजिर हो गई। इसे देखकर गंगा बहुत ज्यादा खुश हुई। सबा गंगा से बोली अम्मा इसकी शादी हो चुकी है और अब तो इसकी एक बच्ची भी हो गई है, मगर इसके बावजूद मैं इसे हासिल करना चाहती हूँ। ये सुनकर गंगा बोली
खैर तेरा काम हो जाएगा, घबरा नहीं तू। इस लड़के और इस लड़की की तस्वीर लाना पड़ेगी और साथ ही लड़की का एक पहना हुआ सूट भी लाना होगा। कल या परसों ये दोनों चीजें लेकर आ जाना। और फिर गंगा ने सभा से 50,000 ले लिए और हाँ, घर वालों से इजाजत लेकर आना, क्योंकि तुझे घर से बाहर 3 दिन रहना होगा एक छिला काटने के लिए। सभा ने बेताबी से पूछा, क्या मुझे रजा मिल जाएगा? तो गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर मिल जाएगा। सभा घर आई और सोचने लगी, रजा और इसकी बीवी की तस्वीर और बीवी का सूट कैसे हासिल किया जाए। इतने में सभा के पापा ने आकर बताया, सभा बेटा, रजा के घर बेटी पैदा हुई है, इसने तुम्हें भी बुलाया है। सभा खुशी खुशी तैयार हुई और रजा के घर चली गई। रजा की बीवी नसरीन, जो कि इतनी हसीन तो नहीं थी लेकिन सीरत की उतनी ही अच्छी थी, इसने सभा की जबरदस्त मेहमान नवाजी की और अपनी बेटी को सभा की गोद में डालते हुए कहा, बेटा तुम्हारी फुफो आई हैं। ये सुनकर सभा को जैसे करंट का झटका लगा। इसे नसरीन की बात बहुत बुरी लगी थी और रजा को देखते ही इसे नसरीन से बहुत नफरत महसूस होने लगी। इसने रजा से शिकवा किया, क्या आप मुझे शादी की तस्वीर नहीं दिखाएंगे? रजा झट से एल्बम निकाल लाया और इसके हाथ में पकड़ा दिया तो सभा को तस्वीर लेने में कोई परेशानी न हुई। यानी सभा आंख बचाकर एक तस्वीर जो कि दोनों मियाँ बीवी की थी वो एल्बम से निकाल ली। अब मसला रहा सूट का, तो वो भी इसने जिद करके ले लिया। मैं अपनी भाभी के लिए सूट सलवा कर लाना चाहती हूँ। और सभा की जिद के आगे रजा हार गया और नसरीन का एक सूट दे दिया। सूट और तस्वीर लेकर सभा सीधी गंगा के पास गई। सूट और तस्वीर देकर खुद कल आने का वादा करके चली गई। सभा ने अपने पापा से कहा कि वो चंद दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। तो सभा के पापा ने प्यार से पूछा, मेरा बेटा 3 दिन की ट्रिप पर कहाँ जा रहा है? और सभा को इजाजत मिल गई। दूसरे दिन सभा ने कॉलेज से अपनी दोस्त नासिया को साथ लिया और जादू करने वाली गंगा बुढ़िया के पास चली गई। फिर गंगा, नासिया, सभा और 2 मजीद आदमियों के साथ गाड़ी में बैठ गई और जरूरी सामान भी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी एक तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक वीराने से गुजर रही थी। थोड़ा आगे जाकर एक मकान नजर आया। सभा को बड़ी हैरत हुई कि इस वीराने में कौन रहता है। गाड़ी उस मकान के सामने जाकर रुकी और सब गाड़ी से बाहर निकल आए और उस मकान के अंदर दाखिल हो गए। थकन से बुरा हाल था, सबने हाथ मुंह धोया। इसके बाद नासिया सो गई। सभा और बुढ़िया गंगा एक कमरे में चली गई और रात वाले अमल की तैयारी करने लगी। सभा ने चाय बनाई, खुद एक चाय का कप पिया और नासिया के लिए कप में चाय डाली और साथ नींद की गोली भी डाल दी, जिसे पीते ही नासिया दोबारा सो गई। सभा ने बुढ़िया को बताया, आंटी जी अब क्या करना है? शाम का अंधेरा फैल रहा था। देखते ही देखते अंधेरा फैलने लगा। सभा को इस वीराने में वहशत महसूस होने लगी। इतने में गंगा सभा के पास आई और इसको साथ लेकर नासिया के कमरे में चली गई। गंगा ने एक मुलाजिम को आवाज दी, जिसने नासिया को उठाया और इस मकान से बाहर ले गया। गंगा और सभा भी इसके पीछे बाहर निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद उस शख्स ने नासिया को एक जगह पर लटा दिया। खामोशी ने अजीब, खौफनाक और दहशतनाक फिजा कायम की हुई थी। गंगा और सभा नासिया के बाएं जाना बैठ गई और बुढ़िया गंगा मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर नासिया पर फूंक रही थी और एक बड़ा सा खंजर लेकर खड़ी हो गई और एक बुलंद नाहरा काली माता का लगाया और साथ ही खंजर नासिया के सीने में गोंप दिया, जिससे खून उबलकर बाहर निकलने लगा। सभा ये मंजर देखकर चीखने लगी। फिर गंगा ने नासिया के खून से एक कटोरा भर लिया और अपने एक आदमी को सरगोशी में कुछ कहकर मकान की तरफ चल दी और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। सभा सारी रात रोती रही, क्योंकि जान से प्यारी दोस्त का इसके सामने कत्ल इसकी वजह से किया गया और फिर वो कुछ भी न कर सकी और अब रजा को पाने का हवस और भी बढ़ गया। दूसरी रात उसी जगह नासिया के खून से एक गोल दायरा बनाकर सामने रजा और नसरीन की तस्वीर
और नसरीन का सूट रखकर गंगा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ती रही। फिर तस्वीर और सूट पर फूंक मारकर उठ गई और आज तीसरी रात थी। गंगा तस्वीर, सूट और खंजर लेकर उस जगह पहुंच गई जहां नासिया का खून किया था। इसने एक दायरा बनाया और उस दायरे में आलती पालती मारकर बैठ गई और इशारा पाते ही सबा इसके दाएं तरफ बैठ गई। गंगा मंत्र पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद खंजर से रसा और नसरीन की तस्वीर को अलग अलग कर दिया गया और फिर कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद खंजर पकड़कर सबा की उंगली पर मारी तो सबा दर्द से करहा उठी और उंगली से खून निकलने लगा। तो गंगा ने सबा का खून एक प्याले में रख लिया। फिर नसरीन के सूट पर खून छिड़क दिया। इसके बाद सबा पर फूंक मारी और प्याले में बचा हुआ खून जमीन पर गिराया तो उस जगह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलने लगा। लेकिन गंगा बराबर अपना मंत्र पढ़ती रही कि इतने में एक अजीब वजूद साहर हुआ। इसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी जिसे देखकर सबा पर कपकपी तारी हो गई। इसके बाद गंगा की आवाज सुनाई दी, सबा इस सूट को उठा और सामने मौजूद कब्रिस्तान में जाकर उस सूट को किसी कब्र में दफन कर दे। देर मत कर, ये काम 15 मिनट में करना है और देर हो गई तो काम होने से रह जाएगा। सबा पर तो रजा को हासिल करने का जुनून सवार था। गंगा की बात सुनते ही सबा बिजली की तेजी से उठी और सूट को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़ी। बहरहाल सबा कब्रिस्तान में पहुंच गई और एक पुरानी कब्र की मट्टी हटाकर सूट को गड्ढे में डाल दिया और फिर ऊपर मट्टी डालकर वापस मुड़ी और दौड़ती हुई गंगा के पास आ गई। इसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, पसीने से शराबूर हाल से बेहाल हो रही थी। गंगा के मुताबिक वो अपने अमल में कामयाब हो चुकी थी। सुबह होते हुए शहर में वापस आ गई। गंगा अपने घर और सबा अपने घर चली गई। नहा धोकर सबा ने नाश्ता किया और खुशी खुशी ऑफिस चली गई। जब ऑफिस पहुंची तो पता चला कि रात में रजा की बीवी को दिल का दौरा पड़ा है तो वो अपनी बीवी को लेकर रजा हॉस्पिटल गया है। मगर अफसोस के बीवी अपनी जिंदगी हार गई। ये खबर सुनते दिली तौर पर सबा बहुत खुश हुई और सीधी जादूगरनी गंगा के पास गई और गंगा को मिठाई देकर आई। गंगा खुश होते हुए बोली, बिल्कुल भी फिक्र ना कर, तेरा काम हो जाएगा। तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई और सबा वापस अपने घर आ गई। बीवी की वफात के बाद रजा कोई 2 हफ्ते ऑफिस ना आया और फिर जब आया तो सबा को अपना मुंतसिर पाया। रजा से सबा मोहब्बत से मिली, ढेर सारी तसल्ली दी और रजा पर जाहिर करने लगी कि रजा का इससे बढ़कर कोई और हमदर्द ना होगा। अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, रजा मेरी तरफ से ये 50,000 की रकम रख लो और मेरी खुशी की खातर कुछ भी न बोलना। अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा दिल किरची किरची हो जाएगा। तुम्हें मेरी कसम ये रख लो। और फिर रजा इसके सामने कुछ ना बोल सका। सबा की इज्जत इसकी निगाह में मजीद बढ़ गई। वो सोचने लगा कि सबा वाकई बहुत हमदर्द और बहुत नाजुक दिल लड़की है। ये गरीबों की हमदर्द दिल मालिक है। और फिर देखते ही देखते सबा ने रजा के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और फिर अचानक इसने अपना सर रजा के कंधे पर रख दिया तो रजा घबरा कर नर्वस हो गया और थोड़ी देर बाद रजा अपने घर वापस आ गया। रजा के जाते ही सबा ने गंगा को फोन किया कि जब मैंने अपना सर रजा के कंधे पर रखा तो वो घबराते हुए अपनी जगह से हटा और अपने घर चला गया। और जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। गंगा आंटी, ऐसा क्यों हुआ जबकि रजा को खुद मेरे नजदीक आना चाहिए था। ये सुनकर गंगा बोली, सबा बिल्कुल भी घबराना नहीं, बल्कि 1-2 रोज में तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और रजा पक्के आम की तरह तेरी झोली में खुद आन गिरेगा। खैर, तीसरे दिन रजा ऑफिस आया और कोई बात किए बगैर सबा के ऑफिस में आकर सबा के सामने बैठ गया। तो सबा ने 2 ठंडे गिलास कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, 1 गिलास अपने लिए और 1 गिलास रजा के लिए। वैसे रजा बहुत परेशान लग रहा था। सबा के कहने पर वो घूंट घूंट कोल्ड ड्रिंक पीता रहा। वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में था। जब कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई तो इसने सबा के चेहरे को बगौर देखा और फौरन बोला, सबा मेरी बात सुनो, कि
क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी एनी के लिए मुनासिब लगी हो। वैसे भी तुम दिल में नरम गुस्सा रखने वाली हो और मुझे अंदाजा है कि तुम माँ बनकर एनी को लाजवाल मोहब्बत दे सकोगी। रज़ा की बात सुनकर सबा दिली तौर पर बहुत खुश हुई। इसके दिल में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वो तो चाहती थी कि ऐसा हो जाए, यानी रज़ा खुद अपनी जुबान से शादी के लिए सबा से कहे। और सबा ने जादूगरनी गंगा से जो अमल कराया था तो यकीनन ऐसा ही होना था। और इस तरह चट मंगनी पट ब्याह हो गया, यानी सबा दुल्हन बनकर रज़ा के घर आ गई और रज़ा को खुश करने के लिए अपनी मोहब्बत रज़ा की बेटी एनी पर निशावर करने लगी। और वैसे भी सबा अमीर कबीर बाप की अकलौती औलाद थी, धन दौलत की कोई कमी न थी, बाप की सारी दौलत की मालिक व मुख्तार थी। वक्त खुशियों से गुजरने लगा। अभी सबा की शादी को 8 माह गुजरे थे कि एक रात इसके पापा दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। इसके बाद सबा ऑफिस और घर में मसरूफ रहने लगी। रज़ा भी बढ़ चढ़कर मेहनत करने लगा। वैसे भी एनी से सबा की चाहत बहुत ज्यादा थी। 1 साल गुजर गया मगर अभी तक सबा की गोद हरी न हुई थी, मगर फिर भी खुश थी, क्योंकि एनी ने बच्चे की कमी पूरी कर दी थी। एक दिन अचानक सबा की तबीयत खराब हो गई तो रज़ा इसे लेकर डॉक्टरानी के पास भागा। तो डॉक्टरानी ने खुशखबरी सुनाई कि सबा माँ बनने वाली है। अब तो रज़ा की खुशियों का कोई ठिकाना न था और सबा भी बहुत खुश थी। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और सबा एक बहुत ही खूबसूरत बेटे की माँ बन गई। अब तो जैसे खुशियाँ इनके आंगन में बरसने लगी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। रज़ा ने फैक्ट्री का सारा काम संभाल लिया था। और फिर अचानक एक रोज वक्त बदल गया। हुआ ये कि रज़ा और सबा दोनों गाड़ी में एक जगह जा रहे थे कि इनकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। ज्यादातर चोटें सबा को आई थी। इसकी जान को खतरा था। रज़ा की दुआएं काम आई। सबा की जान तो बच गई, मगर वो अपनी दोनों टांगे घुटनों तक से महरूम हो गई। व्हील चेयर से इसका साथ हो गया था। एक रात रज़ा एक जरूरी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। सबा अपने कमरे में सोई हुई थी कि एक खटके से इसकी आंख खुल गई तो इसकी नजर सामने पड़ी तो इसने देखा कि रज़ा की पहली बीवी नसरीन सफेद लिबास में खड़ी हुई थी कि इसके लब हिले और इसकी आवाज सुनाई दी, सबा अब तुम तो खुश हो ना? मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने जादूगरनी गंगा का सहारा लिया। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई और रज़ा को तुमने हासिल कर लिया, मगर तुमने एक अच्छा काम किया कि तुमने मेरी बेटी एनी को माँ का प्यार दिया और एनी के गम से मुझे निजात मिल गई कि चलो एनी को दिली प्यार तो मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो। मगर सबा बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। इंसान को अपनी करने का अंजाम भुगतना पड़ता है और अब तुम रहती जिंदगी तक अपने बुरे अमाल का अंजाम भुगतोगी। तुम मासूर हो चुकी हो। तुम्हारा एक्सीडेंट कराया गया ताकि तुम्हें अपने दर्द का कुछ तो एहसास होता रहे। किसी की जिंदगी से खेलना आसान नहीं। कुदरत के काम में मुदाखलत इंसान को जिंदा दरगो कर देता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। अब जिंदगी भर तुम्हारी आंखों से आंसू खुश्क नहीं होंगे। पल पल और लम्हा लम्हा इस दर्द को तुमने सहना है। और फिर नसरीन की रूह अपनी जगह से गायब हो गई और सबा की आंखों से जोरों कतार आंसू गिरने लगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।